इस कामयाबी ने इनके जिस्मों में तवानाई भर दी। इनके कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। 3 घंटों बाद इन्हें एक चट्टानी कुदरती साहिबान के नीचे जानवरों के फुजले के साथ आग जलाने के असरात भी नजर आए। डाकू यकीनन अपने अकब से बेफिक्र थे, जिसके सबब उन्होंने इत्मीनान से रुककर खाना वगैरह बाकायदा पका कर खाया था। यहाँ एक जगह बर्फ़ पर जर्द रंग देखकर जैसल वगैरह के चेहरे पर गम और गुस्से का तासुर नजर आने लगा। जानवरों के दूध से कशीद करके ये रोगन उन्होंने कतरा कतरा जमा किया था और डाकू इसे बेफिक्री से ज़ाया कर रहे थे। वो लोग मज़ीद आगे बढ़े तो बेहद मोहतात थे। डाकू, जिनकी तादाद 2 दर्जन से भी ज़्यादा बताई जाती थी, आसपास ही थे। सोना सिंह की हिदायत पर वो सब नीम दायरे की शक्ल में फैलकर आगे बढ़ने लगे। एक दूसरे से निगाहों का राब्ता रखे हुए वो आगे बढ़े। इर्द गिर्द बिखरे पहाड़, डके टीले इन्हें आड़ मुहैया कर रहे थे। इतनी बुलंदी पर अभी बर्फ़ पिघलने का अमल शुरू नहीं हुआ था। अचानक एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाने वाले जैसल के एक चचेरे भाई ने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया और फिर टीले पर ही लेट गया। वाज़े तौर पर यही महसूस होता था कि जैसे उसने कुछ खास देख लिया है, जिससे वो खुद भी नज़रों से बचने के लिए लेट गया है। इसके इशारे पर सब लोग साकत थे। सोना सिंह इस टीले के करीब ही था। एक तरफ से इस टीले पर चढ़ना आसान था। वो जमी हुई बर्फ़ पर पाँव जमाता हुआ आराम से ऊपर चढ़ गया। जैसल का चचेरा भाई, जिसका नाम बाघ था, इसने दबी आवाज़ में कहा, नीचे झुक जाओ, वो लोग सामने ही पड़ाव डाले हुए हैं। सोना सिंह झुककर आगे बढ़ा और बाघ के पहलू में सीने के बल जा लेटा। बाकी लोग जहाँ थे उन्होंने इर्द गिर्द ओट ले ली, अलबत्ता इनकी नज़रें टीले पर ही थी। सोना सिंह ने सामने की तरफ देखा। 2-3 टीलों ने मिलकर एक कुदरती सी दीवार बना दी थी। इस दीवार के साए में दर्जन भर हच्चर और 2 दर्जन से ज़्यादा पहाड़ी डाकू मौजूद थे। हच्चरों पर अनाज की बोरियां और रोगन के चमड़े के मशकीज़े लदे हुए थे। जानवरों की खालों और बेहद गंदी ऊनी वजनी सदरियों में मलबूस पहाड़ी डाकू सफ़ेद बर्फ़ पर गंदगी के ढेर के माने नजर आ रहे थे। वो लोग छोटी चमकदार कुल्हाड़ियों से मुसल्लह थे। सोना सिंह को मालूम हो गया कि ये लोग बैक वक्त 2-2 कुल्हाड़ियों से लड़ते थे। इनका अंदाज इंतहाई वहशियाना होता। सोना सिंह का अंदाज़ा था कि इनकी हैबत और वहशियाना अंदाज ही इन लोगों का खास हथियार था, जिसके सबब वैसे ही सामने वाले के औसान हता हो जाते और फिर इनका हमला भी अचानक और ज़्यादातर रात के औकात में होता था। इन लोगों ने मखसूस किस्म के स्याह सलीब के शक्ल के पत्थरों पर आग जला रखी थी। इस आग के ऊपर सलाह पर एक सालम बकरा भुना जा रहा था। यकीनन ये बकरा भी माले गनीमत का हिस्सा था। हवा का रुख बदला तो बुने हुए गोश्त की अश्तहा अंगेज खुशबू इनके नथनों से भी टकराने लगी। डाकुओं ने बेफिक्री से अपने हथियार खोल दिए थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। बाघ इन लोगों की हरकतें देखकर मसलसल दांत किचकिचा रहा था। शब खून के माहिर डाकुओं पर इन्हीं का दाव आजमाने का ये बेहतरीन मौका था। सोना सिंह का दिमाग मुतहरक था। चंद ही लम्हों में वो एक फैसले पर पहुंच गया। बाघ को पूरे मंसूबे के साथ सोना सिंह ने दीगर साथियों की तरफ रवाना कर दिया और खुद चमड़े को खींच कर गर्म करने लगा। सर्दी के सबब इसकी लचक कम हो गई थी। थोड़ी ही देर में डाकुओं को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। 2 और 3 अफराद में तकसीम पार्टियों ने मतलूबा जगहों पर पहुंचकर बर्फ़ पर स्याह रंग बिखेर दिया था। मुतमईन होकर सोना सिंह ने पहला तीर चढ़ाया और डाकू इसके ज़द में थे और इसका निशाना सच्चा था। एक डाकू बकरे के गोश्त में लंबी सी बारीक सी सुलाह घुसेड़कर गोश्त के पके होने का जायजा ले रहा था। सनसनाता हुआ तीर इसकी मोटी सदरी चीरता हुआ 6 इंच तक इसके सीने में तराजू हो गया। एक करीह चीख के साथ वो उलटकर पुश्त के बल जा गिरा। बाकी डाकुओं में हड़बूंग मच गई। जानकनी के आलम में तड़पते साथी के सीने में उतरा हुआ तीर और इसके अतराफ से उबलता हुआ होंठ इन्हें किसी डरावने हाप के मानिंद लग रहा था। अगले ही लम्हे दूसरा तीर एक और डाकू के हलक में उतर गया। इसके मुंह से खून का फवारा उबल पड़ा। डाकू ओट लेने के लिए इधर उधर भागे और 3 डाकू मजीद सोना सिंह का निशाना बन गए। इस दौरान जैसल वगैरह भी तलवारें सौंध कर डाकुओं पर पुल पड़े। डाकुओं ने भी संभाला लिया और अपने हथियारों पर लपके। थोड़ी ही देर में हर तरफ हथियारों के टकराने की झनकार थी और ललकारे गूंज रहे थे। अब दू बदू लड़ाई से दूर रहना सोना सिंह के लिए भी नामुमकिन था। लोकादहश वहीं छोड़कर इसने तलवार सौंध थी और टीले पर से छलांग लगा दी। पहाड़ी डाकू लड़ाई बड़ाई के माहिर थे, अलबत्ता इब्तदाई दचके के बाद वह संभाला कर रहे थे। इनके कदम जमने से पहले उखेड़ने की ज़रूरत थी। सोना सिंह के हलक से महसूस दाड़ निकली। इस दहाड़ ने एक लहीम शहीम डाकू को इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। डाकू चिंगारता और दोनों हाथों में महारत से कुल्हाड़ियाँ घुमाता हुआ इस पर झपटा। तलवार और कुल्हाड़ी आपस में टकराई। डाकू ने पूरी वहशत से दूसरी कुल्हाड़ी घुमाई। सोना सिंह को झुकने में एक लम्हा की भी देर हो जाती तो इसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती। झुकते हुए सोना सिंह ने पैंतरा बदला। इसका पांव डाकू के घुटने से लगा और डाकू लड़खड़ा गया। इस दौरान सोना सिंह का एक साथी घायल होकर गिरा तो इसे फैसलाकुन ज़र्ब लगाते वार का रुख इस डाकू ने सोना सिंह की तरफ कर लिया। इसकी बरक के मानंद कोनती कुल्हाड़ी को सोना सिंह ने अपनी तलवार पर लिया। सीने से बंधी हुई कटार को वो जुदा कर चुका था। अगले ही पल कटार इस दूसरे डाकू के पेट में गहराई तक घुस गई।
इसके हाथों से कुल्हाड़ियाँ छूट गई और हलक से दर्द भरी चीख उभरी। सोना सिंह ने कटार खींची तो गर्म खून का फवारा इसके हाथ पर गिरा। पहले वाले डाकुओं ने घूमकर पूरी कुव्वत से वार किया। इस दफा सोना सिंह ने कलाई को डांपने वाले कटार के फौलादी हुक पर इसके वार को रोका। इस डाकू की आंखों में जैसे आग सी जल रही थी। इस आग का सामना करते हुए सोना सिंह बड़ा पुरएतमाद था। दूसरे हाथ के वार को इसने जबरदस्त टाइमिंग के साथ तलवार पर रोका। कटार वाले हाथ से इसने कटार को हवा में उछाला, दूसरे हाथ में कटार को थामा और कटार डाकू के सीने में लपकी। अगला पल सोना सिंह के लिए हैरत अंगेज था। डाकू न सिर्फ इस दाव को बांध कर बर्क रफ्तारी से पीछे हटा था, बल्कि इसका पांव भी कटार वाले हाथ से टकरा गया था। सोना सिंह का हाथ झंझना कर रह गया। मुठ पर जबरदस्त पकड़ के सबब कटार इसके हाथ से निकलने से बच गई। इस दौरान सोना सिंह के हाथों पेट फटवाने वाला डाकू सोना सिंह के जख्मी साथी के हाथों मारा गया। सोना सिंह के आजमूदा वार से बचने वाला डाकू और सोना सिंह दोबारा आमने सामने आ गए। इनके गिर्द गुमसान का रंग जारी था। हथियारों की झनकार, जख्मियों की चीहोपुकार, मगर वो दोनों जैसे इर्द गिर्द से बेगाने थे। दोनों को बखूबी अंदाजा हो गया कि मद्दे मुकाबिल जो भी है इस मैदान का पुराना और ज़बरदस्त खिलाड़ी है। मौत के शोर में मद्दे मुकाबिल डाकू की बारी आवाज़ गूंजी। नौजवान, अपनी शक्ल तो दिखा, मैं देखना चाहता हूँ कि इन गडरियों के लिए कौन अपनी जान देने को तुला हुआ है। जहाँ दीदा डाकू को बखूबी अंदाजा हो गया कि मद्दे मुकाबिल इस कबीले का हरगिज़ नहीं, जो आज तक इसके लिए तरने वाला साबित होता रहा है। लड़ते हुए सोना सिंह की आदत थी कि वो अपना चेहरा एक स्याह नकाब से ढांप लेता था। मौत का कोई चेहरा नहीं होता। इन मासूम लोगों के जानो माल का हिसाब आज तुझे देना ही होगा। सोना सिंह का वार महारत से रोकते हुए डाकू ने कहा, अपनी तलवार पर इतना यकीन है तो अपने लोगों को रोक। मैं अपने लोगों को रोकता हूँ, फैसला तेरे और मेरे दरमियान हो जाए। सोना सिंह को तजवीज़ अच्छी लगी। लड़ाई बड़ाई के माहिर डाकुओं का पलड़ा कई जाने गवाह के भी भारी लग रहा था। जैसल वगैरह पूरे जोश खरोश से लड़ रहे थे। इनमें से कई जख्मी हुए थे मगर डटे हुए थे। डाकू के लहजे में दिलेरी गूंज रही थी। सोना सिंह के हाथ रुक गए। दूसरी जानिब डाकू भी रुककर इसके फैसले का मुंतजिर था। सोना सिंह का तजर्बा था कि दिलेर लोग धोखा नहीं देते। दूसरी बात यह कि खुले चैलेंज ने राजपूत खून को भी भड़का दिया था। तलवार झुक गई। रोक अपने लोगों को। डाकू ने इस बात में सर हिलाया। दोनों मुतजाद फरीकैन की बात को समझने में थोड़ी देर लगी, मगर बात समझ में आ गई। ज़्यादा खून खराबे से बचने के लिए इनफरादी मुकाबले के जरिए फैसले की रिवायत इस दौर में आम थी। दोनों फरीक अपने हलाक और जख्मी साथियों में लग गए। सोना सिंह की तरफ 4 जख्मी हुए थे। एक की हालत नाजुक थी। डाकुओं का जानी नुकसान ज़्यादा हुआ था। 5 डाकू तो महज सोना सिंह के तीरों का शिकार बन गए। 2 मजीद हलाक हुए। 3 जख्मी भी थे। लाशें एक तरफ करके जख्मियों की देखभाल की जा रही थी। डाकुओं में गम और गुस्सा पाया जाता था, मगर चैलेंज करने वाला डाकू एक तरह से इनका सरगना था। वो लोग खूनी नजरों से सोना सिंह और इसके साथियों को घूरने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। आग पर सेंका जाने वाला बकरा और आग दोनों ही तरफ बिखर गए थे, मगर इनकी परवाह किसी को नहीं थी। सोना सिंह और चैलेंज करने वाला डाकू दोनों बर्फ पर एक दूसरे के मुकाबले आ गए। डाकू ने महारत से दोनों कुल्हाड़ियाँ हवा में घुमाते हुए इनफरादी मुकाबले के लिए रवायती तारुफ कराया। मैं नरसंगी कबीले का जंगजू हूँ। लड़ाई के मैदान में मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। मेरी कुल्हाड़ी ने दर्जनों खोपड़ियाँ चटकाई हैं। सोना सिंह ने तलवार चेहरे के सामने सीधी की। मैं एक सिपाही हूँ। मेरी तलवार और कटार हमेशा खून से भीगी रहती हैं, मगर किसी बेगुनाह का खून मेरी तलवार पर आज तक नहीं आया। डाकू ने एक और जाविये से सोना सिंह को देखा। किस राज्य की फौज से हो जवान? ये बातें छोड़ो और ये संभालो। डाकू ने तलवार का वार कुल्हाड़ी पर रोका। वो कटार से भी बेखबर नहीं था। अगले ही पल दोनों अपनी तमाम तर महारत और जोश के साथ एक दूसरे से टकरा चुके थे। ये मुबारिजत देखने वाले हैरान थे। जख्मी भी शायद कुछ देर के लिए अपने जख्म भूल बैठे थे। दोनों ने जोश के साथ होश का दामन भी थामा हुआ था। दोनों तरफ से जोड़ का तोड़ पेश किया जा रहा था। डाकू हैरत के समंदर में गर्क था। एक नौजवान जो इसके तजर्बे से कम उम्र महसूस होता था, इसका डट कर मुकाबला कर रहा था। डाकू एक माना हुआ जंगजू था, अपने कबीले का सबसे अच्छा लड़ाका। एक मौका पर सोना सिंह की तलवार कुल्हाड़ी में फंसी तो डाकू ने जोरदार झटका दिया। तलवार साफ सोना सिंह के हाथ से निकल गई। डाकू के साथी जोश से दीवाना हो गए। वो चीख चीख कर अपने साथियों के कातिल को काट डालने का कह रहे थे। सोना सिंह के साथियों को सांप सूंघ गया। इन्हें मौत के साथ अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। तलवार से महरूम होते ही सोना सिंह 2 कदम पीछे हट गया। मध्य मुकाबल डाकू का एतमाद दुगना हो गया। इसने कुल्हाड़ी घुमाई और पूरी कुव्वत से वार किया। सोना सिंह ने कटार की मुठ पर इस वार को रोका। वो जानता था कि डाकू दूसरी कुल्हाड़ी से मोहलक वार करेगा। वो तैयार था, मगर खिलाफे तवक्को डाकू का वजनी पांव हरकत में आया और सोना सिंह सीने पर लगने वाली ज़रब से उल्ट कर गिरा। डाकू के साथियों का शोर इस बर्फीले वीराने में गूंज रहा था। सोना सिंह उठ न पाया कि डाकू इसके सामने था। डाकू की आंखों में मौत की सुर्खी उमड़ आई। इसने बैक वक्त दोनों कुल्हाड़ियों से वार किया। सोना सिंह के हवास पूरी तरह कायम थे और हार मान लेना तो इसने सीखा ही नहीं था। इसने बर्क रफ्तारी से करवट ली। एक कुल्हाड़ी इसकी सदरी को चीरते हुए बाजू जख्मी कर गई। दूसरी तकरीबन इसके कान को छूते हुए बर्फ में उतर गई। बाजू में जैसे किसी ने जहम लगाकर इसमें मर्ची सी भर दी हूँ।
वार करते हुए डाकू नीचे झुका तो सोना सिंह की जात में आ गया। सोना सिंह के पांव की जबरदस्त ठोकर ने डाकू की गर्दन के अकबी हिस्से पर लगी और वो रुकू से सजदे की हालत में चला गया। इसका मुंह बर्फ में धंस गया। सोना सिंह ने पल भर में बाजी पलट दी। सोना सिंह के साथियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। सोना सिंह बरक की सूरत इख्तियार कर गया। तलवार दूर थी। इसकी जोरदार ठोकरों ने डाकू के हाथों की गिरफ्त कुल्हाड़ियों से खत्म कर दी। पसलियों पर लगने वाली जोरदार ठोकर के सबब डाकू एक कराह कर सीधा होगा। सोना सिंह कटार के साथ पूरी कुव्वत से डाकू पर आ गिरा। ये मौत का लम्हा था। कटार डाकू के सीने में उतरने वाली थी। सोना सिंह को इन बेरहम आंखों में अजीब सी इल्तिजा नजर आई। कटार डाकू के सीने की बजाय बर्फ में जा धंसी और सोना सिंह डाकू के बदबूदार वजूद पर गिरा था। इससे घुटनों में दबाकर सोना सिंह ने कटार दोबारा से बुलंद की तो डाकू का करह तरीन चेहरा गहरे गुदास में डलकर जैसे किसी मासूम बच्चे की सूरत इख्तियार कर गया था। चश्मे फलक ने एक अजीब नज़ारा देखा। डाकू ने दोनों हाथ सोना सिंह के आगे बांध दिए और अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। इसने रोहानसी आवाज़ में कहा, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मुझे मार डालो मगर ये अनाज ले जाने दो। देखने वालों ने देखा कि सोना सिंह डाकू को हलाक करने की बजाय इसके सीने से हट गया। सोना सिंह की पुश्त के सबब इसके साथी डाकू को हाथ बांधा नहीं देख सकते थे, जबकि डाकू के साथी शाक की सी कैफियत में थे। सोना सिंह के सीने में जैसे दर्द जाग उठा था। इसने अनाज और रोगन से लदे हुए हचरों की तरफ इशारा किया। ये भी तो किसी के बच्चों का रिज़्क है जो तुम छीन कर ले जा रहे हो। डाकुओं का सरदार का सर झुक गया। ये हरामकारी और छीना झपटी छोड़कर मेहनत करो तो ये पहाड़ रिज़्क से भरे पड़े हैं। सोना सिंह ने इसकी तरफ से रुख मोड़ा। इस सामान में आधा अपने बच्चों के लिए ले जाओ, मेहनत करो, अगली दफ़ा आओ तो शहद के मशकीज़े भर लाना, तुम्हें अनाज और रोगन मिल जाएगा। छीनने की गरज से आओगे तो बच्चे साथ ले आना, इन्हें हम पाल लेंगे। देखने वालों के लिए यह मंजर नाकाबिले यकीन था कि डाकुओं का सरदार सोना सिंह के कदमों से लिपटा दाढ़े मारकर रो रहा था। जैसल ने करीब आकर सोना सिंह के खून उगलते बाजू पर कपड़ा रख दिया। अकबर बादशाह का नया दारुल हुकूमत फतेहपुर तामीर के आखिरी मराहल में था। इस मौका पर एक बड़े मसले ने सर उठा लिया। फतेहपुर और नवाही इलाकों में साल भर सिर्फ 1 महीना बारिश होती थी। नए दारुल हुकूमत को पानी की वाफर फराहमी बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा मुग़ल हुक्मरानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बागात और इनमें रवां दवां पानी के चश्मे और फवारे थे। माहिर तामीरात ने पानी के मसले को हल करने के लिए 2 तजावीज़ दी। पहली तजावीज़ बहुत बड़ी झील और 13 दरवाज़ों वाले बैराज की थी जहां बारिश के पानी को ज़हीरा किया जा सके, और दूसरी तजवीज़ राठौड़ नगर से फतेहपुर तक एक नहर की खुदाई थी। बैराज की तमीर भारी लागत के अलावा तवील अल मुद्दी मनसूबा था। नहर वाला मनसूबा कम लागत और थोड़े अरसे में तामीर हो सकता था। राठौड़ नगर और फतेहपुर का ज़मीनी लेवल भी आइडियल था। इस सबब नहर वाले मनसूबे को फ़ौरन शुरू करने का फैसला कर लिया गया। राठौड़ नगर और आसपास के इलाकों को ज़ेर नगी करने के लिए मान सिंह को टास्क सौंपा गया। इस खित्ते के पानी का रुख मोड़ने का असल मंसूबा बेहद खुफिया रखा गया। अपने आबी वसाइल से महरूमी का खौफ छोटे छोटे राजौड़ों को यकसर मिट्टी कर सकता था। बज़ाहिर ये फतूहात का एक आम सा सिलसिला था जिसमें वली अहद भी मान सिंह के हमरा था। मान सिंह खुद राजपूत राजे महाराजों की नफ्सियात के साथ साथ इनकी अंदरूनी कमजोरियों से भी वो खूबी वाकिफ था। वो ताकत अंदरूनी मुखालिफिन और इक़्तिदार के भूखे गद्दारों के सबब कामयाबियाँ समेटता हुआ राठौड़ नगर के बिल्कुल करीब पहुँच गया। इसकी नज़रें दारकोट के किले पर थी। बुलंदी, कुदरती हसार और ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम के सबब दारकोट को तस्हीर करना आसान नहीं था। फिर मुग़ल इस मार्के को जंग समझने की बजाय एक मुहिम समझकर निकले हुए थे, इसलिए इनके साथ चंद हज़ार सिपाही, 12 तोपें और 6 हाथी थे। बाकी सिपा आसपास के इलाकों को तस्हीर करने में लगी हुई थी। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से कुमक तलब की जा सकती थी। मान सिंह के जासूस काम पर लगे हुए थे। उन्होंने कुछ सरकर्दा अफराद को तोड़ भी लिया था। जासूसों और इन गद्दार अफराद की मुत्तफिका राय थी कि दारकोट के किला दार राय व शाम को तोड़ना नामुमकिन था। वो राठौड़ नगर के राजा, जो इसका बहनोई भी था, इसका बेहद वफादार था। फिर राजपूती खून का जोश इसे मौत पर तो आमादा कर सकता था, गद्दारी पर नहीं। लिहाजा ये राय देने वालों की अक्सरियत भी राजपूत ही थी। इन्हीं गद्दारों में एक ने राय दी कि रायवर शाम का बेटा राय वीर कुमार प्रताप थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो इसे अपने डब पर लाया जा सकता है। यह राय देने वाला वीर कुमार के करीबी दोस्त का बाप था। इसने अपने बेटे के हवाले से बताया कि दोस्तों की महफिल में वो राजा राठौड़ और इसके बेटे के बारे में खुलकर बोलता था। खासतौर पर वह जगदीश राठौड़ को मुस्तकिल के राजा के लिए कतई नाअहल समझता था। दोस्तों का कहना था कि वीर कुमार खुद किसी तौर पर राजकुमार से कम नहीं। वैसे भी वीर कुमार खूबकद काठी का मालिक गबरू नौजवान था। तीरंदाजी और तलवार चाहने का दुनी भी था। कुर्बो जवार में सजने वाले अखाड़ों में भी इसकी दाग थी। सबसे अहम बात जो मान सिंह के दिल को लगी थी वो राजकुमारी परम और एक सिपाही सोना सिंह के इश्क की दास्तान थी, जो अब राठौड़ नगर के चौबारों पर सर चढ़ कर बोल रही थी। वीर कुमार राजकुमारी परम को बेहद पसंद करता था और इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये जानकर मान सिंह को अपनी कामयाबी का यकीन हो गया। ये मालूमात देने वाले गद्दार को वीर कुमार को राम करने का टास्क दे दिया गया।